प्रिपरेशन ऑफ डाईहाइड्रोजन। देखिए ज़्यादातर जो डाईहाइड्रोजन मिलती है हमें यानी H2 वो वाटर से मिल सकती है, किसी भी एल्कली या एसिड से मिल सकती है। इसके प्रिपरेशन के अलग अलग मेथड्स होते हैं। सबसे पहले वाटर से जो इसकी प्रिपरेशन की जाती है। डाईहाइड्रोजन के प्रिपरेशन के अलग अलग मेथड्स हैं। सबसे पहला है कि जब हम एक्शन करते हैं वाटर का किसी भी मेटल के साथ, तब डाईहाइड्रोजन निकलती है। इसमें हमने कोल्ड वाटर लेना है, हमने कोई अच्छा रिएक्टिव मेटल लेना है, कोई एक्टिव मेटल है जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, तो इन सब को लेकर हमने H2O के साथ इनको रिएक्ट कराएंगे। तो जो हमारे एक्टिव मेटल्स होते हैं जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, जब ये वाटर यानी कि जैसे सोडियम है, जब ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, 2H2O के साथ रिएक्ट करते हैं, तो Na इसके OH के साथ मिल जाता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होता है और यहाँ पे H2 बचता है, यानी कि डाईहाइड्रोजन यहाँ पे प्रिपेयर हो जाती है। तो कोल्ड वाटर से हम डाईहाइड्रोजन को प्रिपेयर कर सकते हैं। और लेकिन इसमें एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ये है कि जो एल्कली मेटल के साथ जो इसकी रिएक्शन होती है, एल्कली मेटल्स के साथ जो H2O की रिएक्शन है जिससे डाईहाइड्रोजन निकलती है, तो ये जो रिएक्शन होती है एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। इसमें जो हाइड्रोजन इवॉल्व होती है, प्रोड्यूस होती है, वो फायर को कैच कर लेती है, जिसकी वजह से फायर का खतरा बना रहता है। तो इसको स्लो डाउन करने के लिए एमलगम का यूज किया जाता है। एमलगम क्या होते हैं? एलॉय होते हैं मरकरी के, ठीक है, मरकरी के एलॉयज का यूज किया जाता है। ये क्या करते हैं? एमलगम को उसके सरफेस पे, एरिया पे लगा दिया जाता है जो कि वाटर के कांटेक्ट में आएगा, ताकि इसकी रिएक्शन को स्लो डाउन किया जा सके और फिर इसकी रिएक्शन स्लो डाउन हो जाती है। ऐसे ही पोटेशियम को भी जब H2O के साथ रिएक्ट करते हैं तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के OH और H2 प्रोड्यूस होता है। तो इनके लिए एमलगम का यूज किया जाता है क्योंकि वो फायर को कैच कर लेते हैं। नेक्स्ट होते हैं बॉइलिंग वाटर के साथ। अब देखिए जो लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं जैसे कि जिंक, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ये जो हैं लेस एक्टिव मेटल्स होते हैं। जब ये बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो इसमें इन रिएक्शंस में हमें हीट देनी पड़ती है। जब जिंक H2O के साथ रिएक्ट करेगा तो इसमें हीट देनी पड़ेगी, तब जिंक ऑक्साइड और H2 गैस प्रोड्यूस होगी। सेम मैग्नीशियम के केस में भी H2O के साथ रिएक्ट करेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड और H2 गैस प्रोड्यूस होगी, यानी कि डाईहाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी। इसे हीट देना पड़ता है इन रिएक्शंस में। नेक्स्ट है स्टीम के साथ। अब जो लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं जैसे कि आयरन, निकेल, इसको भी स्टीम के साथ जब रिएक्ट यानी कि H2O वाटर की स्टीम के साथ जब रिएक्ट करवाते हैं तब भी डाईहाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है। यानी कि जैसे कि 3Fe, अगर 4H2O स्टीम है जो कि इसके साथ रिएक्ट करेगा तो Fe3O4 जो कि एक मैग्नेटिक ऑक्साइड्स होते हैं ये प्रोड्यूस होते हैं और 4H2 यानी कि डाईहाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। ये तो हमने की थी हाइड्रोजन की प्रिपरेशन वाटर से। अब हम करेंगे जो इलेक्ट्रोलाइज करते हैं वाटर को, उससे हाइड्रोजन कैसे, डाईहाइड्रोजन कैसे प्रोड्यूस होती है। देखिए वाटर जो कि H2O होता है, ठीक है, H2O को जब इलेक्ट्रोलाइज करते हैं तो वो दो चीजों में टूट जाता है। एक तो होता है H2 जो कि गैस होती है और एक होता है O2, ये भी गैस होती है। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में ये टूट जाता है जब इसे इलेक्ट्रोलाइज करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये जो प्रोसेस होता है ये किस तरह से किया जाता है। H2O जो कि लिक्विड होता है, जब इसे इलेक्ट्रोलाइज करते हैं तो ये H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस में टूट जाता है। अब यहाँ पर जो हम वाटर के इलेक्ट्रोलाइज करते हैं उसमें कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस को डाला जाता है जो कि वीक आयनाइजेशन होती है, क्योंकि जो प्योर वाटर होता है उसमें आयनाइजेशन वीक होती है, वो बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन अगर उसमें कुछ एसिड या बेस डाल दिया जाए तो उसकी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बढ़ जाती है। इस वजह से इसमें कुछ एसिड या बेस थोड़ा अमाउंट में डाला जाता है। तो H2O H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूट जाता है। ये जो H पॉजिटिव आयंस हैं, ये H पॉजिटिव आयंस, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को कैरी करते हैं और H आयंस बना लेते हैं।
H यानी कि जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक H दूसरे H से मिलकर H2 गैस को प्रोड्यूस करता है। ये रिएक्शन कैथोड पे होती है। दूसरी रिएक्शन एनोड पे होगी, यानी कि OH नेगेटिव आयंस की। OH नेगेटिव आयंस क्या करते हैं? OH नेगेटिव आयंस क्या करते हैं? जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे निकाल कर, यानी कि अपने अंदर से निकाल कर OH आयंस को बना लेते हैं और ऐसे ही 4 OH आयन मिलके आपस में 2H2O क्रिएट कर लेते हैं जो कि लिक्विड होता है और O2 गैस बना लेते हैं और उसको फिर से इलेक्ट्रोलाइज किया जा सकता है। तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होता है वाटर का, जिससे H2 गैस प्रोड्यूस की जाती है। नेक्स्ट है बाय एल्कलीज। देखिए जो मेटल है जैसे कि बेरिलियम, जिंक, टिन और एल्यूमिनियम जब रिएक्ट करते हैं किसी भी एल्कली सॉल्यूशन के साथ, यानी कि बेरिलियम NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो उस टाइम पे सोडियम बेरिलेट प्रोड्यूस करेगा, यानी कि Na2BeO2 और H2 गैस प्रोड्यूस करेगा। और ऐसे ही जिंक NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम जिंकेट प्रोड्यूस करेगा। इसको हीट करेंगे तो Na2ZnO2 और प्लस H2 गैस इसमें से प्रोड्यूस होगी। अब नेक्स्ट है एसिड से कैसे रिएक्ट करते हैं। तो पहले अभी हमने बेस से किया था कि जब बेस मेटल किसी के साथ आपस में रिएक्ट करते हैं, उन्हें हीट करते हैं, तब H2 गैस प्रोड्यूस होती है। लेकिन जब किसी भी एसिड यानी H2SO4 या HCl के साथ रिएक्ट करते हैं, जिंक H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो जिंक सल्फेट ZnSO4 और H2 यहाँ से सेपरेट हो जाएगा। ऐसे ही अगर आयरन FHCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो FeCl2 और H2 गैस सेपरेट हो जाएगी। तो किसी भी जब एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये रिएक्शन होती है। नेक्स्ट है इसकी लेबोरेटरी प्रिपरेशन। हाइड्रोजन को लेबोरेटरी में किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। इसकी प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले हमने एक बोतल लेनी है जो कि वॉल्स बोतल है। इस बोतल में जो सॉल्यूशन है वो H2SO4 का डाइल्यूट सॉल्यूशन है, ठीक है। इसमें वाटर प्रेजेंट है और ऊपर से हमने कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला तो ये डाइल्यूट H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड बन गया और इसके अंदर जिंक के कुछ ग्रैन्यूल्स डाले हुए हैं। अब ये जो ग्रैन्यूल्स हैं, ठीक है, ये क्या करेंगे H2SO4 के साथ रिएक्ट करेंगे। जिंक H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो जिंक सल्फेट प्रोड्यूस होगा, तो यहाँ पे जिंक सल्फेट प्रोड्यूस होगा, लेकिन साथ ही H2 गैस प्रोड्यूस होगी। इस गैस को हम यहाँ पे सरफेस के ऊपर इकट्ठी होगी, डिलीवरी ट्यूब के थ्रू वाटर में से ले लेंगे और ऊपर जो है यहाँ पे H2O में से पास करेंगे, वाटर में से पास करेंगे और यहाँ पे इसके ऊपर जो गैस इकट्ठी होगी ना वो H2 गैस होगी। तो ये लेबोरेटरी प्रिपरेशन होती है डाइहाइड्रोजन की। तो इस तरह से लेबोरेटरी में इसे प्रिपेयर किया जाता है। जिंक के ग्रैन्यूल्स जब H2SO4 के साथ रिएक्ट करते हैं तो जिंक के साथ SO4 जो है वो जिंक के साथ मिल जाता है और H2 यहाँ से सेपरेट हो जाता है। तो इस तरह से लेबोरेटरी प्रिपरेशन इसकी की जाती है। नेक्स्ट है कि जो प्योर डाइहाइड्रोजन गैस है वो कैसे प्रिपेयर की जाती है, यानी कि 99.95% प्योर गैस डाइहाइड्रोजन गैस कैसे प्रिपेयर की जाएगी। अब जो हमारे पास प्योर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होता है यानी कि H2SO4 जो कि डाइल्यूट है उसे मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कराएंगे तो मैग्नीशियम सल्फेट यानी MgSO4 के साथ मैग्नीशियम सल्फेट और H2 यहाँ से सेपरेट हो जाती है। ऐसे ही NaH, ठीक है, H2 यहाँ से सेपरेट होगा और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड सेपरेट हो जाएगा। यानी कि इस तरह से हम प्योर हाइड्रोजन को प्रिपेयर कर सकते हैं। दूसरा प्रोसेस होता है जो कॉमर्शियल प्रिपरेशन होती है हाइड्रोजन की, वो होती है इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू। अब इसमें क्या होता है, इस प्रिपरेशन में हमारे पास एक हमने बोतल ली हुई होती है। इस बोतल में जो कि हमारे पास वॉल्स बोतल होती है, इस बोतल में हमारे पास 20% NaOH सॉल्यूशन होता है। यानी 20% का मतलब है 20% NaOH वाटर में ऐड कर इसमें लिया गया है और इसमें 2 इलेक्ट्रोड ली गई हैं। एक इलेक्ट्रोड जो कि पॉजिटिव है, दूसरी नेगेटिव है।
अब इनके बीच में एक डायफ्राम लगाया गया है। ये जो डायफ्राम है, इस डायफ्राम को एस्बेस्टोस डायफ्राम कहा गया है। अब ये डायफ्राम इसलिए लगाया गया है ताकि इसमें से जो गैसेस निकलें वो अपनी अपनी इलेक्ट्रोड पे सेपरेट रहें, ठीक है, ताकि वो मिक्स ना हो। और इनके ऊपर से वाटर डाला जाता है जो कि इस पाइप्स के थ्रू इनके अंदर आता है। और जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, मैंने पहले भी बताया था कि हम स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस डालते हैं ताकि उसमें आयनाइजेशन अच्छे से हो। तो वही प्रोसेस इसमें अब फिर फॉलो हो रहा है कि H2O H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस में टूटता है। H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन और HH मिलके H2 गैस बना लेते हैं। और ये जो H2 गैस है, ये गैस यहाँ से इस वाले कंटेनर में से कलेक्ट कर ली जाती है। यहाँ पे एक पाइप लगाया जाता है जिससे वो डिलीवरी ट्यूब के थ्रू कलेक्ट कर ली जाती है, जो कि ये जो है ये कैथोड की रिएक्शन होती है। और एनोड पे क्या होता है, OH नेगेटिव आयंस अपने इलेक्ट्रॉन को देके OH बना लेते हैं और OH 4OH जब आपस में मिलते हैं तो फिर से H2O लिक्विड बना लेते हैं और O2 गैस यानी कि डाई ऑक्सीजन गैस यहाँ पे इकट्ठा होती है। इसको भी डिलीवरी ट्यूब के थ्रू ले लिया जाता है। तो ये जो है कमर्शियल प्रिपरेशन होती है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर की। नेक्स्ट जो है वो है सिंगास। सिंगास क्या होता है? देखिए इस प्रोसेस में हम कोक लेते हैं, सॉलिड कोक, जिसे H2O के साथ H2O स्टीम के साथ रिएक्ट करवाते हैं। और ये जो रिएक्शन होती है 270 केल्विन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे होती है और निकिल जो कि कैटलिस्ट की तरह काम करता है उसकी प्रेजेंट में होती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 गैस प्रोड्यूस होती है। ये जो होती है ये वाटर गैस होती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और H2 जो कि वाटर गैस होती है, अगर इनकी रेशो 1:1 की है तब तो इसे वाटर गैस बोलेंगे। लेकिन अगर ये इस रेशो को 1:1 को छोड़ के कोई भी रेशो है तो उसे हम सिंथेसिस यानी कि गैस जो बोलते हैं, यानी कि सिंगास गैस बोलते हैं, सिंगास बोलते हैं, इस प्रोसेस को सिंगास बोलते हैं। और ये सिंथेसिस गैस बन जाती है। और ये जो प्रोसेस होता है ये कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस होता है। अब नेक्स्ट है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। ये रिसेंट मेथड है हाइड्रोजन गैस को प्रिपेयर करने का। जैसे कि हाइड्रोकार्बन मीथेन CH4, इसको जब H2O के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ऑब्वियसली इसी टेम्परेचर पे 270 केल्विन यानी 1270 केल्विन और निकल के कैटलिस्ट के प्रेजेंस में कराते हैं तो CO और H2 गैस प्रोड्यूस होती है। ये भी सिंगास ही होता है। 1:1 रेशो में ये वाटर गैस होती है, किसी और रेशो में ये सिंगास होती है जिसे सिंथेसिस गैस बोला जाता है। और ये जो प्रोसेस होता है इसे स्टीम फ्रीफॉर्मिंग प्रोसेस कहा जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस होता है हमारे पास लेंस प्रोसेस। इस प्रोसेस में जो डाइहाइड्रोजन बनाई जाती है आयरन के थ्रू बनाई जाती है। इसमें एक ट्यूब ली जाती है और इस ट्यूब में जो हमारे आयरन के पीसीस होते हैं जो कि पोरस आयरन होता है, इसमें ट्यूब में एक पोरस आयरन लिया जाता है और इस ट्यूब में से वाटर गैस को एक डिलीवरी ट्यूब के थ्रू और स्टीम को दूसरी डिलीवरी ट्यूब के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। और इसके साइड में फर्नेस लगाया जाता है। ये जो फर्नेस होता है इसे हीट करता है। और जब ये प्रोसेस वाटर गैस और स्टीम के साथ ये प्रोसेस होता है तो उस टाइम पे हमारे पास H2 गैस प्रोड्यूस होती है इस रिएक्शन के ड्यूरेशन में और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्रोड्यूस होता है। अब ये रिएक्शन कैसे होती है? देखिए हमारे पास पोरस आयरन होता है यानी कि Fe। जब ये स्टीम H2O के साथ रिएक्ट करता है, यहाँ पे स्टीम वाटर गैस और स्टीम भेजी जाती है, स्टीम H2O के साथ रिएक्ट करता है। इसका जो टेम्परेचर होता है 1023 से 1073 तक का होता है। तो Fe3O4 जो कि मैग्नेटिक ऑक्साइड्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं और 4H2 गैस प्रोड्यूस होती है। यहाँ से H2 गैस प्रोड्यूस होती है। ये ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, इसमें ऑक्सीडाइजिंग
प्रोसेस होता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। लेकिन अगर इस प्रोसेस को उल्टा कर दिया जाए, यानी Fe3O4 को फिर से Fe3O4 में फिर से H2 गैस को पास किया जाए, तो ये अगेन Fe में और H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर इसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को पास किया जाए, H2 को ना पास करें, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड CO को पास करेंगे, तो आयरन और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस में ये स्प्लिट हो जाएगा। तो ये रिडक्शन स्टेट होती है। ये वाली जो स्टेट होती है इसे ऑक्सीडेशन स्टेट कहा जाता है और इसे रिडक्शन स्टेट कहा जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।